हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि उषा नामक पाठ में आज हम क्या पढ़ेंगे। जी हाँ, तो 8वां लेक्चर है आपका उषा, और जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। जी हाँ, रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह की बेहतरीन रचना उषा। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। जी हाँ, तो लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का पूरा जीवन परिचय हम आपको करवाते हैं, और ये पैटर्न शुरू से ही चला आ रहा है। कवि के रूप में कविता के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कवि के जीवन परिचय के बारे में, कवित्री के जीवन परिचय के बारे में। अगर आप गद्य पढ़ रहे हैं, गद्यांश पढ़ रहे हैं, तो आपको लेखक और लेखिका के बारे में। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, हर एग्जाम में आता है, आता रहा है, आता रहेगा, क्योंकि ये एक रूटीन का हिस्सा है। तो आपको जीवन परिचय अगर आप सही तरीके से करके जाओगे तो आप एग्ज़ाम के अंदर पूरे नंबर लेकर आओगे। क्लियर है? तो हमने आपको जीवन परिचय पढ़ाना है, क्योंकि पाठ जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी कवि, कवित्री, लेखक और लेखिका का जीवन परिचय होता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हमने आपको कवि का जीवन परिचय कराना है। तो यहाँ पर कवि का जीवन परिचय होगा, उसके बाद कविता का करेंगे सारांश। कविता का सारांश यानी कि निचोड़। भाई पूरा लेसन के नहीं, एक सारांश के रूप में आपको पता चल जाता है कि भैया ये पंक्तियां आखिर कह क्या रही हैं, इस पाठ के माध्यम से आखिर क्या कहा जा रहा है। तो इस तरीके से जब हम मोटा मोटा ओवरऑल, जब हम डिटेल में ना पढ़कर अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो उसको सारांश बोला जाता है। तो कविता के सारांश से हमें पता चलता है कि कविता किस संदर्भ में कही जा रही है और इसके अंदर क्या मैसेज है और कवि आखिर कहना क्या चाहता है। दूसरा, कविता का यहाँ पर भावार्थ बताना है, यानी कि पंक्तियों के आधार पर जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। जो पंक्तियाँ कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमको बताई हैं, उन पंक्तियों का अर्थ क्या है, यानी कि उसके भावार्थ यानी कि व्याख्या के रूप में हम आपको बताएंगे, और लास्ट में बचेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर। जी हाँ, तो प्रश्न उत्तर बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि आखिर की क्वेश्चन और आंसर आखिर बताइए कि भाई कवि के बारे में पूछ लिया जाएगा, पाठ से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, कवि की भाषा शैली के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसी के साथ साथ रचना और कृतियों के बारे में पूछ लिया जाएगा। कोई भी पंक्तियों से यहाँ पर एक पंक्ति उठाकर दी जाएगी, एक लाइन, और बोलेंगे जी व्याख्या करो। और व्याख्या आप तभी कर पाओगे जब आपने पाठ सही तरीके से पढ़ा होगा। व्याख्या में क्या होता है, बताना होगा संदर्भ में कि भैया ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, किस पाठ से ली गई हैं और इसके रचनाकार कौन है, इस तरीके से। क्लियर है? उनको भी हमने प्रश्न के रूप में रखा है यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से यहाँ पर जो है व्याख्या की जाती है, किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और किस तरीके से हम लोग इनका यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर करके हम पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फटाफट से पेन उठाओ और एक कॉपी उठाओ, ताकि आपको नोट्स बनाने का मौका मिले। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और जब तक बोलता रहूँगा जब तक आपकी हैबिट ना पड़ जाए। अच्छी आदतें और अच्छे लोग थोड़े से देर में समझ में आते हैं, या अच्छी आदतें थोड़ी देर में लगती हैं और अच्छे लोग थोड़ी देर में समझ में आते हैं। क्लियर? लेकिन एक बार ये अच्छी हैबिट पड़ जाती है तो जीवन पर्यंत, यानी कि पूरा जीवन जो है उस आदत के साथ, अच्छी हैबिट के साथ अगर जीना, ये भी एक नियम के अंतर्गत आता है। क्लियर? लिखने से क्या होती है, लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है। लिखने से क्या होता है, आपकी स्पीड अच्छी होती है। क्लियर? बिना स्पीड के आप 2 क्वेश्चन छोड़ के आते हो एग्जाम के अंदर, आते हो नहीं आते हो? अगर आप भी उन बच्चों की जमात में अगर शामिल हो कि भैया मेरे 1 क्वेश्चन छूट जाता है, 2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी समस्या, जो समस्या है वो विकराल रूप ले सकती है जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, कंपटीशन की जब तैयारी करोगे। क्लियर? आज और अभी इस समस्या से निजात पाना है, लिख कर पढ़ना है, लिख कर याद करना है। जो बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, लिख कर पढ़ो, देखो कैसे याद नहीं होता। जीवन पर्यंत आप उसको भूल नहीं पाओगे, ऐसा याद होगा। क्लियर हो गया? चलो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। आइए चलते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी।
तो भाई स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। क्लियर? जिसको यूके भी बोल दिया जाता है, इंग्लिश में यूके बोलते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब एक हमारा हिंदुस्तान के अंदर भी यूके है, जो है उत्तराखंड यानी उत्तरांचल। तो देहरादून उत्तरांचल में इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। तो जन्म का वर्ष याद रखना। क्लियर? जन्म स्थान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम था तारीफ सिंह, पिता तारीफ सिंह तथा माता का नाम प्रभुदेवी। क्लियर हो गया? माता का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, खुद का स्वयं का नाम आ गया, जन्म वर्ष आ गया और साथ ही साथ जन्म का स्थान हो गया। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल कर आ गए यहां से। क्लियर? इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर मतलब 12वीं, और सन 1933 में कर दिया इन्होंने बीए। क्लियर? परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की और 38 में ये एमए पूर्वार्ध किया, किंतु आगे की शिक्षा पूरी नहीं कर सके और इनका विवाह सन 1929 में धर्म देवी से हुआ। क्लियर? इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो बता दीजिएगा, इनकी पत्नी का नाम धर्म देवी था। क्लियर? जिनकी मृत्यु सन 1933 में हो गई थी। इनका विवाह सन 1929 में धर्म देवी से हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 में हो गई थी। हम आपको बता चुके, ये दोबारा रिपीट हो गया है। श्री सिंह रूपाब कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन कार्य से जुड़े रहे। क्लियर? और इसके अलावा इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया और ये सन 1981 से 85 तक, 81, 82, 83, 84, 85 यानी कि 5 वर्ष तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हो गई थी। 1993 में इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ये पंच तत्व में विलीन हो गए थे। अब करते हैं बात इनकी रचनाओं और कृतियों की। तो रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? तो सन 1932 से 33 में लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित हुई, यानी कि 1932 से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी जो रचनाएं प्रकाशित कब हुई? 1951 में, यानी कि लगभग 20 वर्ष के आसपास, यानी कि लंबे अंतराल के बाद इनकी जो है रचनाएं प्रकाशित हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जो कि दूसरा सप्तक में 1951, कुछ कविताएं हैं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 और चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में ये, और इतने आसपास अपने यानी कि 1980 के अंदर। साथ ही साथ उदिता ये 1980 में आई, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल मतलब मृत्यु को सीधा ललकारा जा रहा है यहाँ पर, कि मृत्यु को यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। ये क्या है? ये गज़लें हैं, गज़ल भी यानी उर्दू आगे यहाँ पे। तो उर्दू के भी बड़े काफ़ी सिद्धस्त थे, महारत थे। इसके अलावा इन्होंने डायरी, विविध प्रकार के निबंध और आलोचनाएँ भी लिखी हैं। डायरी लिखा करते थे ये। क्लियर? डायरी लिखना कोई मामूली बात नहीं होती है। डायरी के अंदर पूरा अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयाँ यानी कि दोनों पहलुओं को यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर है? एक डायरी से ही व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। इसीलिए जल्दी से कोई डायरी लिखता नहीं है ना? आपने देखा होगा बहुत कम लोग होते हैं जो डायरी लिखने के शौकीन होते हैं। डायरी में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, आप डे बाई डे उसमें लेखा जोखा होता है। आज आपने क्या किया, आपने कौन सा अच्छा कार्य किया, आज आपसे कौन सा गलत कार्य हुआ। क्लियर? इस तरीके से पता चलता है। डायरी के माध्यम से व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति है ना कितना ओजस्वी है, कितना तेजस्वी है, कितना अच्छा है और कितना बुरा भी है। क्लियर है भाई? विविध प्रकार के निबंध भी लिखे हैं, निबंध और आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की आलोचना करना। आलोचना का मतलब यहाँ पर बुराई नहीं होता है, आलोचना का मतलब यहाँ बुराई नहीं होता है, क्योंकि आलोचना का मतलब लोग बुराई से ही इसका संबंध स्थापित करते हैं। किसी के बारे में आलोचनात्मक अगर अध्ययन करना है तो यानी कि उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को यहाँ पर डिस्कस करना होता है।
सामने वाले को उसमें सुधार करने की गुंजाइश बनी रहे, इसलिए आलोचना की जाती है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कविता के सारांश। कविता के सारांश पर चढ़ते हैं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है उषा। उषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि प्रातःकालीन जो वेला होती है, प्रातःकालीन की जो वेला होती है, यानी कि सूर्योदय से पहले का जो वक्त होता है, वो प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण होता है। आप जब देखोगे तो आकाश में और प्रकृति के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो सुबह का जो समय होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और ये चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो चित्रकारी की तरह यहाँ पर प्रभावकारी तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया उस सूर्योदय का, यानी कि उषा वेला का, प्रातःकालीन जो प्रकृति के सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु तथा दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे यहाँ पर चित्रित करता है। यानी कि हमारे मन मस्तिष्क पर सुबह की जो बेला है, उसकी जो छाप है, उसकी जो चमक है, इसका कवि सुंदर तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनमें रंग भर रहा है, उनमें रूप और रंग रेखाओं का जो वर्णन किया गया सुंदर। जिस तरीके से हम लोग चित्रकारी कर रहे होते हैं और चित्र बनाने के साथ साथ उसमें रंग भी भर रहे होते हैं, तो कुछ इसी प्रकार कवि ने यहाँ पर उसका जो है चित्रित किया है उसी के सारे। तो उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं से तुलना या समता की है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो कहते नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त, शुरुआत यानी कि सुबह के कार्य, जो कहते हैं कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य यानी कि शुभ कार्य होता है। और इसीलिए लोग क्या करते हैं कि सुबह होने से पहले ही सभी चीज़ों से सेवानिवृत्त होकर, है ना, भगवान का भजन भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी पवित्र मुहूर्त में करना चाहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि भाई सूर्य निकलने से पहले पहले लोग नहा धोकर पवित्र होकर और अपने इष्ट का, वो चाहे किसी भी रूप में हो, है ना, किसी भी रूप में हो, भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, आपने देखा होगा, है ना, गुरुद्वारों से आवाज़ आती हुई आपको नज़र आती होगी, है ना, मस्जिदों से आवाज़ आपको नज़र आती होगी, है ना, लोगों के घरों में घंटियाँ बजती हुई आपको नज़र आती होंगी, मंदिरों में घंटियाँ बजती हुई नज़र आती होंगी, आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह की इस पावन वेला को बड़ा ही पवित्र माना गया है, पवित्रता के साथ साथ बड़ा ही निर्मल माना गया है और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं के यहाँ पर तुलना, यहाँ पर समानता की गई। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को शंख जैसा बताया गया। शंख आप समझते हो, बड़ा ही किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी कार्य, शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए शंख जो होता है ना, शंख अगर बता, आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की अगर कथा होती है या फिर कोई हवन या पूजा पाठ, कोई शुभ कार्य किसी के यहाँ किया जाता है, तो शंख बजाना यानी कि अपने आप में ही दर्शाता है कि कोई शुभ कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, अपने आप में पता चल जाता है। क्लियर है? तो नीले आकाश को यहाँ शंख जैसा बताया गया है। शंख रूपी, यहाँ पर किसमें उपमा दी गई है, शंख रूपी नीले आकाश को बताया गया। सूर्योदय के पहले की लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल को केसर से धो दिया हो। अब देखो कितनी अच्छी यहाँ पर पंक्तियों के बारे में बात करी गई है कि सूर्योदय से पहले की जो लालिमा होती है, यानी कि अभी सूर्य निकला नहीं है। सूर्य जब निकलता है तो क्या आपको पीला पीला नजर आता है, लेकिन निकलने से चंद सेकंड पहले वो क्या है, लाल लाल जो लालिमा छाई गई है, उसके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है कि लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने काली सिल को केसर से धो दिया हो, काली सिल को केसर से धो दिया हो, या काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। खड़िया क्या होती है पता है?
खड़िया क्या होती है? चाक मिट्टी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, पहले पेन पेंसिल नहीं हुआ करते थे, पहले स्लेट हुआ करती थी और उस पर एक चाक मिट्टी से जो हम लिखा करते थे, फिर मिटाया करते थे, फिर लिख दिया करते थे। क्लियर? तो गांव में उसको खड़िया बोलते हैं। क्लियर? तो काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, या फिर नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह, यानी कि शरीर की बात हो रही है, यानी कि नीले जल में किसी की गोरी देह यानी कि गोरा शरीर हिल रहा हो। किंतु सूर्योदय हो जाने से, जब सूर्योदय हो जाता है, ये सूर्योदय से पहले का जिक्र किया गया, जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा सुंदरी का वह जादू धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि जो मनमोहक दृश्य सूर्योदय से पहले होता है वो सूर्योदय के बाद उतना नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ उजियाला हो जाता है, चारों तरफ धूप जो है धीरे धीरे जो है सूर्य निकल कर प्रकाश जो है पूर्ण रूप से जो है सभी को अपने आगोश में ले लेते हैं। चारों ही तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश आपको व्याप्त होता नजर आता है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्योदय का यहाँ पर बखान किया गया है। आप कोई भी कार्य करिए शुभ मुहूर्त में करिए। आप कहीं पर भी जाएं तो आपने क्या है, सुबह सुबह जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, करते नहीं करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी आप इस समय क्या हो रहा है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आप जो भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सुबह के वक्त करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है। क्लियर? एक्सरसाइज करने जाते हैं तो हम कहाँ, सुबह के समय जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि हम किसको तवज्जो देते हैं, हम किसको प्राथमिकता देते हैं, हम ये जो प्रातःकालीन बेला है, ये जो प्रातःकालीन यानी कि जो उषा बेला है, हम इसको बहुत ही, हमारे जीवन में इसका बड़ा ज़्यादा महत्व है। हम इसके साथ स्वतः ही यानी कि अटैच हो जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, सुबह का कार्य बड़ा ही शुभ माना जाता है और अपने आप को हम लोग तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कहते नहीं है कि सूरज तुम्हें जगाए, इससे पहले तुम सूरज को जगा दो। और जो व्यक्ति सूरज को जगाता है वो इस संसार में वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। क्लियर हो गया? तो बजाय सूरज तुम्हें जगाए, इससे पहले तुम सूरज को जगा दो। क्लियर? जीवन में तरक्की करने वाला, जीवन में आगे बढ़ने वाला वही व्यक्ति होता है जो सूरज को जगाता है। सूरज को जगाने का मतलब है सूरज से पहले उठना, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं भावार्थ पर। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से ये पंक्तियां क्या भाव प्रकट कर रही हैं, किस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उषा बेला के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, किस तरीके से प्रातःकालीन की जो बेला है उसकी छटा, मनमोहक छटा को यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, तो नीले आकाश को शंख के बराबर बताया गया है, शंख के समान बताया गया है। शंख यानी कि जो शुभ बेला पर, यानी कि हमारे जितने भी शुभ कार्य जो होते हैं, चाहे कथा हो गई, यज्ञ वगैरह हो गए, सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, उसमें जो किसका शंख बजाया जाता है ना, तो उस शंख की यहाँ पर जिक्र की गई है। नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ सुबह सुबह का जो आकाश, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चौका ली कहते नहीं है, चौका, चौका क्या होता है गांव के अंदर, जैसे कोई चूल्हा वगैरह होता है ना, तो हम जो साफ़ सफाई करते हैं चिकन जो है किचन की, रसोई घर की, तो फिर उसमें जो एक, किस तरीके से मैं बताऊं, एक मिट्टी का उसमें कपड़े में डाल के जो उसका ना चौका लगाते हैं, तो वहाँ पर इसके राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वो कुछ पहले थोड़ा सा गीला होता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो अभी वो गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। क्लियर हो गया? तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो पहले प्रस्तुत काव्यांश सिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। किससे अवतरित है? उषा नामक पाठ से ये पंक्तियां ली गई हैं और इसके कवि कौन हैं? कवि शमशेर सिंह जी हैं। क्लियर है?
और शमशेर सिंह जी कौन है भाई? प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी कवि किसको बोला जाता है कि भाई जो व्यक्ति काव्यांश के माध्यम से यानी कि अपने प्रयोग के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से एक नया ऊर्जा का संचार करे, एक नई तरह की कविता के माध्यम से हटकर, लीक से हटकर अपने शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से लोगों के अंदर एक नई तरीके की ऊर्जा का संचार करे, उसको बोलते हैं प्रयोगवादी कवि। क्लियर है? एक व्यक्ति जो होते हैं, जिस तरह की रचनाएं होती हैं सब वही करते हैं, तो भैया जब सब वही कर रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हो, तो आप में और सब में फ़र्क क्या है? लेकिन एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा, मैं लीक से हटकर काम करूँगा, तो उस व्यक्ति की पहचान सबसे अलग होती है। क्लियर? तो प्रयोगवादी कवि शमशेर सिंह द्वारा रचित कविता उषा के से अवतरित हैं ये पंक्तियां, और इसमें कवि सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र उकेर रहा है। यानी कि जिस तरीके से चित्रकारिता हम लोग करते हैं ना, तो कवि अपने भावों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, अपने काव्यांशों के माध्यम से सूर्योदय से पहले का वृत्तांत जो है, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा है, उसका यहाँ पर अवलोकन कर रहा है ना। सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर चित्र उकेरा जा रहा है, यानी कि चित्रकारी के माध्यम से। और इस काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। क्लियर है? यानी कि कवि ने सुबह की जो पहली किरण जब निकलती है सूरज की, उससे पहले जो लालिमा छाई हुई है, वहाँ का, उस वातावरण का सजीव चित्रण किया है। और प्रातःकालीन आकाश जो है गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शुरू में जब सूर्योदय होता है तो आसमान नीला हो जाता है, पता है आपको, है ना? नहीं पता है तो आप सूर्योदय से पहले उठकर अपनी छत पर देखना, जिस तरफ सूर्योदय हो रहा है, सूर्य के उगने से ठीक पहले का ये दृश्य आपको पता चल जाए। चारों तरफ ऐसा लगता है कि मान लो आकाश नीला है, गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वो शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। शंख को हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से देखा जाए तो शंख को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? बड़ा ही पवित्र माना जाता है। शुभ कार्यों पर शंख बजाना जो है पवित्रता की निशानी होती है। क्लियर? तो शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। और भोर मतलब भोर भई दिन, है ना? तो भोर भई यानी कि भोर मतलब सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा बिखर गई हो। जब सूरज उगता है उससे पहले लालिमा जो छाई जाती है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। सूर्योदय के समय आकाश में हल्की सी लालिमा बिखर गई है, और आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई है, यानी कि पूरी तरीके से अभी छट भी नहीं पाई है, पर सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ना चाह रही है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की लालिमा फूट पड़ेगी अभी। क्लियर? आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है। चारों तरफ क्या होता है? शीतलता होती है। होती नहीं होती है? सुबह का वातावरण थोड़ा सा ठंडक भरा होता है, यानी कि वातावरण में थोड़ी नमी व्याप्त होती है। और आपने देखा होगा कि सुबह आपने घास जो होती है, घास पर ऊपर देखा होगा ना, ओस की छोटी छोटी बूंदें भी आपको कभी कभी दिखाई देंगी। तो इससे पता चलता है कि भैया वातावरण में नमी है। तो वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख में लिपा हुआ गीला चौड़ा सा लग रहा है। इस तरीके से प्रतीत हो रहा है मानो कि जैसे मानो राख में लिपा हुआ गीला जो है किसी ने क्या लगा दिया हो? चौका लगा दिया हो। क्लियर है? अभी गीला है और इससे उसकी पवित्रता झलक रही है, इससे उसकी पवित्रता का यहाँ पर प्रतीत हो रही है। पवित्रता यहाँ पर साफ तौर पे झलक रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भोर का दृश्य यानी कि सुबह सुबह का जो दृश्य है, प्रातःकालीन दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखा दिया। कलर अब क्या है? कलर भर रहा है कवि, कलर भर रहा है अपनी शब्दों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से। भोर का जो दृश्य है काला और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से यहाँ पर भर गया है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गहरी काली सिल को केसर से अभी अभी धोया गया है। काला सिल जो होता है ना, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, तो काली काली सिल है, और काली सिल को केसर से अभी धोकर यहाँ पर लाया गया है।
अथवा कह सकते हो कि काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। काली स्लेट है और जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, सफ़ेद खड़िया होती है, सफ़ेद चाक होती है, तो सफ़ेद चाक की जगह यहाँ पर लाल चाक की या लाल खड़िए का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो काली स्लेट पर लाल खड़िया, तो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। क्लियर। तो कवि ने सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसीलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। यानी कि आपने देखा होगा गांव देहात के अंदर जब रसोई सुबह सुबह जब रसोई पर पहला व्यंजन बनाने के लिए जब महिलाएं जाती हैं तो उससे पहले सभी तरीके से कार्यों से सेवानिवृत्त होकर उस रसोई के अंदर क्या है, वो चौका लगाया जाता है। चौका लगाना यानी कि पवित्रता की निशानी होती है। क्लियर। बिना चौका लगाए कोई भी स्त्री घर का भोजन नहीं पकाती है ना, इस तरीके से। तो अभी भी असली भारत अगर देखना है तो आपको गांव का रुख करना पड़ेगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लोग होंगे, और ये बातें हो सकता है शहरी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से रखते हैं, वो शायद मेरी बात से सहमत होंगे। क्लियर है। तो ये चौका जो है पवित्रता की निशानी होता है। राख से लिपे चौके में कालापन एवं सफ़ेदी का मिश्रण होता है, कलर कॉम्बिनेशन। और सूर्योदय की लालिमा बिखेरने से पूर्व आकाश ऐसा प्रतीत होता है। गीला चौका पवित्रता को दर्शाता है। अभी मैंने बताया चौका जो होता है क्या होता है, पवित्रता की निशानी माना जाता है। और इस काव्यांश में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। यानी कि इस तरीके से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है जो देखते ही बनती है। क्लियर है। इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर प्रकृति की सुंदर सुंदर दृश्यों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे इसमें ग्रामीण परिवेश भी साकार हो गया है। भैया शहर के अंदर तो सूरज के दर्शन ही नहीं होते, है ना। शहरों के अंदर तो लोगों को सूरज के दर्शन ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि घर में एसी। भैया लोग क्या है, घर में प्रेफर करते हैं, उसके बाद ऑफिस में चले जाते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। यानी कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो गया है इंसान कि इन प्राकृतिक चीज़ों का कोई मोल नहीं रह गया, उसके जीवन में इनका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन आज भी जब गांव के अंदर जब जाओगे तो वो खेत खलिनान, वो सुबह की जो है सूर्य की जो जिस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, सुबह उठते उठते मोर की आवाज़ आ रही है ना। लोग अपना जो डेली रूटीन का जो कार्यक्रम है वो कर रहे होते हैं और हवा एकदम सुंदर चल रही होती है। एकदम ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मतलब कुछ अच्छा सा आपके जब शहर में आओगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाओगे तो आपको सांस लेने में जो आनंद आएगा ना, आपको लगेगा कि जैसे मैंने कहाँ से निकल कर कहाँ गया। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का ताना बाना आपको इन पंक्तियों में साफ तौर पे झलकता है, दिखाई देता है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गांव की मिट्टी में रचे और बसे हो। चलें भाई, आगे बढ़े भाई। चलो भाई, अगला प्रश्न है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। दूसरी पंक्ति है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और क्या, जादू टूटता है उस उषा का अब। जादू टूटता है उस उषा का अब। प्रातःकालीन वेला को उषा बोला गया, सूर्योदय हो रहा है। क्लियर। उषा के बाद क्या है, सूर्योदय का यहाँ पर जिक्र किया गया। तो व्याख्या, तो प्रस्तुत काव्यांश यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है, यानी कि उषा से ली गई, उषा नामक कविता से ली गई। यहाँ कवि प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण कर रहा है। प्रातः काल आकाश में जादू होता सा प्रतीत हो रहा है। ये किसी जादू से कम नहीं होता है। सुबह की एनर्जी, सुबह के वातावरण को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पूरा दिन एनर्जी महसूस करोगे। अपने जीवन के अंदर अगर बात करी जाए तो सूर्यास्त से पहले जो लोग उठते हैं, सुबह की जो दिनचर्या है उसका जो सही तरीके से जो यूटिलाइज करते हैं तो पूरे दिन जो है वो लोग एनर्जेटिक रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखिएगा। सुबह सुबह का जो कार्य है, सुबह सुबह सेवानिवृत्त होकर सभी कार्यों से आप
सूर्योदय के इस बेला पर जो भी कार्य करते हैं, इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। क्लियर है? और यहाँ कवि प्रातःकालीन दृश्य का मनोहर चिंतन कर रहा है। ऐसा जादू सा प्रतीत होता है जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। यानी कि शुरुआत की जो छटा है वो किसी, कहते नहीं किसी पर जादू कर दिया हो, तो किसी मैजिक से कम नहीं होती है। दिन में तो लोग बिजी हो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, लेकिन शुरू का जो इम्पैक्ट है वो आप उसी का परिणाम होता है कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो। क्लियर है? सूर्योदय के पश्चात जो टूट जाता है। और कभी सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होते परिवर्तनों का यहाँ पर सजीव अंकन करते हुए कह रहा है। यानी कि सूर्योदय से पहले का जो एक एक घटनाक्रम का यहाँ पर बड़े ही मनोरम तरीके से यहाँ पर उस दृश्य का यहाँ पर जिक्र होते हुए कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा हो। देखो, शब्द कहते नहीं कि शब्द से ही, शब्द जो होते हैं वो चमत्कार पैदा करते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा हो। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसके सफेद चमकता सूरज जो है वो किसी सुंदरी की गोरी देह का यहाँ पर प्रतीक बना दिया गया है। ठीक है भाई, तो नीला आकाश क्या है, नीले जल के समान है। और भाई सफेद चमकता जो सूरज है, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है, क्लियर, तो अब सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होती है और हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। हल्का हल्का हवा का झोंका आया, हल्का हल्का हवा का झोंका आया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जो प्रतिबिंब है हिल डुल रहा है। क्लियर है? क्योंकि सूरज क्या होता है, निकल के धीरे धीरे आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है दूर से जैसे मान लो ये हिल डुल सा रहा है। और इसके बाद उषा का जादू टूटता सा लगने लगता है। फिर उषा को जो मैजिक है वो धीरे 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 लुप्त होने लगता है, यानी कि टूटने लगता है। और उषा का जादू ये है कि वो अनेक रहस्यपूर्ण और विचित्र स्थितियां उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया भाई? कभी पुती स्लेट, कभी गीला चौका और कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह, ये सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं और इनका बहुत ही सुंदर तरीके से, मार्मिक तरीके से यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्लियर है? कभी पुत्ती सिलेट हो गई, कभी गीला चौका हो गया, कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह, ये सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं। और सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है, यानी कि चारों तरफ जो है क्या है, प्रकाशमान जो है वो विद्यमान हो जाता है। सूर्य अपने आगोश में सब कुछ ले लेता है और उषा का जादू टूट जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए? चलो, और इस प्रकार कवि ने उषा कालीन वातावरण को हमारी आंखों के सम्मुख साकार कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही, ये हमारे सामने इस घटना का जिक्र हुई, हमारे सामने अभी अभी सूर्योदय हो रहा है। अभी अभी सूर्योदय से पहले की ये जो घटना यहाँ पर बताई गई है, ये हमारे सामने जो है सजीव रूप में जो है यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें बिंब योजना हुई है, इसमें उत्प्रेक्षा और मानवीकरण का प्रयोग हुआ है, भाषा चित्रात्मक है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पार्ट से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ प्रातः काल का नव कैसा था, प्रातः काल का नव किस प्रकार था, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चल गया होगा। अब तक हमें पता चल गया होगा, तो हमें अपने क्या उत्तर में उसका वर्णन करना है, किस तरीके से था प्रातःकालीन नभ आकाश। तो काल का नभ पवित्र निर्मल, प्रातःकाल का नभ पवित्र निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग अत्यधिक नीला था। जो शुरुआत का जो है ना, अंधियारी क्या होता है, अंधियारा, रात में अंधियारा होता है, धीरे 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 जब सूर्य निकलना होता है तो धीरे धीरे काली जो रात है धीरे 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 नीले में कन्वर्ट होती है, फिर धीरे धीरे लाल में कन्वर्ट होती है, लालिमा में छा जाती है, और उसके बाद येलो और उसके बाद सफ़ेद, इस तरीके से। तो उसका रंग अत्यंत नीला था और वो शंख जैसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा था।
पूरा आकाश नीला था और उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लीपा हुआ चौका हो। पूरब से बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। काली सिल को यानी काले सिलबट्टे को किसी ने यहां पर केसर से धो दिया हो। अगला प्रश्न देखें। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहे। चौके का जिक्र हुआ है, हमने आपको अभी बता दिया। ये क्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं तो भैया राख से लिपे हुए चौके का यहाँ पर जिक्र। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, क्लियर, उसमें कपड़े को डुबोया जाता है और इस तरीके से रसोई को क्या करते हैं, लीप दिया जाता है ना, चौका लगा दिया। और ये पवित्रता की निशानी होती है, क्लियर है, पवित्रता की निशानी होती है। बिना चौका लगाए कोई भी महिला जो होती है वो भोजन नहीं बनाती, क्लियर। चलो, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि प्रातःकालीन नभ पवित्र और निर्मल है। जिस प्रकार लीपने के तुरंत बाद गीले चौके में किसी को इसलिए नहीं चलने फिरने दिया जाता कि उससे चौके में पैरों के निशान पड़ जाएंगे, क्लियर है, अपवित्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो भाई इसीलिए नहीं चलने दिया जाता भैया, गीला जो चौका होता है भाई उसमें चौके के पैरों के निशान पड़ जाएंगे और वो पवित्र तथा निर्मल नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो पवित्रता की निशानी है। जब वो सूख जाता है तब जाके उसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हो। इसीलिए उसमें चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो निर्मल नहीं रह पाएगा और पवित्र नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण थोड़ा सा यहाँ गीलापन होता है और वो बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। शुरुआत की जो उषा बेला है, सूर्योदय से पहले का जो वातावरण है वो बड़ा ही पवित्र माना जाता है और बड़ा ही निर्मल माना जाता है। चाहे वो कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे आप कोई भी कार्य करो, शुभ मुहूर्त में करो, तो वो सुबह का जो काल है वो भैया पवित्र माना जाता है। बिंब यहाँ पर स्पष्ट करें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो भाई यहाँ दो तरह का बिंब दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब है जिसमें सुबह चौका लीपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती है और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो पहला जीवन का बिंब क्या है कि सुबह सुबह जो चौका लीपने के बाद गृहिणी क्या करती है, सिलबट्टे पे क्या करती है, मसाला पीसती है और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ा थोड़ा लालपन रहता है, यानी कि लालिमा बनी रहती है। और दूसरा क्या है कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भरा गया है, जो लगता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा ऐसी लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हुई हो, मानो अभी अभी सूर्योदय की यहाँ पर शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू यहाँ पर किस तरीके से प्रतीत होता है। तो भैया उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं, यानी कि एक मनोहर दृश्य होता है। प्रातः काल की जो किरणें हैं हृदय को बरबस ही यानी कि स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, आकृष्ट कर लेती हैं। उसका बरबस आकर्षित करना ही जादू कहलाता है। यही तो मैजिक है, इसी को तो जादू बोला गया है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों में आहत हो जाता है, यानी कि मैजिक लुप्त हो जाता है, उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए उषा का जादू है ना बोला गया है इसको, जो सूर्योदय के साथ ही कहीं न कहीं लुप्त हो जाता है। चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर प्राकृतिक चीजों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन ये और बात है कि भाई मनुष्य जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है ना। प्रकृति हमारे लिए, हम प्रकृति के लिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लाल केसर और लाल खड़िया चाक
किसके लिए प्रयुक्त है? लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त है? तो लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है और रात्रि की उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है, और काली सिलवट को लाल केसर से मलने का सिलवट साफ हो जाता है यहाँ पर, और उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो एवं आकाश में लालिमा छाई गई। दूसरा समझते हैं, सही से समझते हैं दूसरी बार। लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। क्लियर? रात्रि की उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है, और काली सिलवट को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाती है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है और आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खड़िया चाक उषा काल के लिए उपयुक्त हुआ है, और उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़ी घिस दियो, खड़िया घिस दियो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो अब व्याख्या कर लेते हैं। एक पंक्ति है का और खा, दो पंक्तियां हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। एक लाइन है क्या, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और दूसरा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। तो का पहले प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि, प्रयोगवादी कवि यानी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, और कवि उषा का यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जादू उषा काल नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करता है, और कवि को यह दृश्य बहुत ही मोहित करता है। क्लियर? परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। जब सूर्योदय का होना कवि के लिए उषा का जादू टूटता है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में सौंदर्य के जादू का यह खेल चलता रहता है, और सूर्योदय होने पर उसमें निकले प्रकाश से सारा दृश्य जो है बदल जाता है। यहाँ उषा के जादू का टूटना बताया गया। आगे चलते हैं। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, और कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य में अभिभूत होकर उन्हें भिन्न भिन्न नामों की सहायता से चित्रित किया है। और कवि सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकने पर कहता है कि आकाश मानो काला पत्थर थोड़े से लाल केसर से धुल गया है। उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण है, और कवि ने बड़ा ही सहज, सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। कवि की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण से है, और इसीलिए कवि उपमानों द्वारा बिंब की रचना करता है, और इस तरह उषा का सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है भाई, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? तो प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है, क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश यानी कि नभ यानी कि आकाश, ये गहरा नीला प्रतीत हो रहा है, और नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है, और नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं, आपको पता है ना? उषा काल में सूर्य नमस्कार किया जाता है, और शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्त संगत है। अगला प्रश्न है, तो वे नील जल में किसकी गौर देह में हिल रही है? तो भैया नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगो यानी कि सुंदर स्त्री का जो शरीर है वो हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलो, तो इसी के साथ भाई इन प्रश्नों के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त, और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।